सर अचानक इस महल को म्यूजियम बनाने का सरकार ने डिसीजन कैसे ले लिया? तुम देख रहे हो ना अबे, बिना सरकारी मदद के ये महल एकदम नष्ट होने लगा है। कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ सर, अगर ये महल म्यूजियम में तब्दील हो गया ना तो टूरिस्ट भी आएंगे और महल का रखरखाव भी हो जाएगा। हाँ, और उसके साथ साथ यहाँ रखे हुए एंटीक सामानों की निगरानी भी हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस महल में रखी हुई चीजें कितनी पुरानी और कितनी कीमती। देश विदेश के सब चोर निगाहें लगा के बैठे हैं। क्या महल में चोरी होने वाली है? अरे अबे जी, मैं तो मजाक कर रहा था। भला मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो आपको फायदे गिनवा रहा था, महल के म्यूजियम बनने के फायदे। वैसे ये महल राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था ना 16वीं शताब्दी में? हाँ सर, लेकिन तब से कई बार रिनोवेट हो चुका है। अब कई राजा आए, उन्होंने इसमें बदलाव करवाए कि राजा विक्रमादित्य की बात ही कुछ और थी। यहाँ की प्रजा उन्हें बहुत मानती थी, उन पर जान निछावर करती थी। अब सर लेकिन क्यों ना हो, राजा विक्रमादित्य थे ही ऐसे, अपनी प्रजा को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे सर। अच्छा जी, वेरी इंटरेस्टिंग। अबे जी, इस कमरे में क्या है और ये ताला क्यों लगा हुआ है? कुछ नहीं सर, पुराना सामान है सर, बाहर रखने की जगह नहीं थी इसलिए अंदर रख दिया सर। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ, खुलो ऐसे। अरे सर क्या करेंगे देख के सर, अब तक तो उसमें दीमक लगी हुई सर। अबे जी, इसलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर कि पुराने सामान को नया जैसा कर। चलिए खुलवाइए सर। आइए सर। ओह माय गॉड, लगता है सालों से किसी ने इस रूम की सफाई नहीं करवाई। मैं कल सुबह ही कुछ वर्कर का इंतजाम करता हूँ ताकि इस कमरे की साफ सफाई हो सके। अब चले वापस? अरे अभी अभी तो आए हैं, जरा सामान देख लेने दो। और ये सब क्या है, इतना सारा कीमती सामान जमीन पे बिखरा पड़ा है। अबे जी, ये हो क्या रहा है? सर मैं ठीक कर दूं सर, डोंट वरी सर। हाँ सर, ये क्या करें सर? सर चलिए, चाय बन गई सर, ठंडी हो जाएगी सर। अबे जी, मुझे ठंडी चाय पीने में ही मजा आता है। अरे सर ये सर क्या कहा आपने सर? शापित खंजर है सर, शापित। अरे आप तो ऐसे घबरा रहे जैसे इस खंजर से मैं आपका गला काट दूंगा। सर ये मजाक की बात नहीं सर। सर ये कुंवर राजबुंदेला का खंजर है, जब भी खोप से बाहर आता है किसी न किसी मासूम का खून बहा देता है। आपको मुझे सुबह यहाँ पे पूजा करवानी होगी, कहीं ये खंजर आपकी जिंदगी में तूफान ना मचा दे। शाप तूफान। अबे जी, आप लगता है आज भी 16वीं सदी में जी रहे हैं। तो इस महल से बाहर निकलिए और देखिए दुनिया कहां से कहां निकल गई है। सर दुनिया चाहे कितनी आगे क्यों ना निकल जाए, लेकिन हमें कुछ चीजों को पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए। शायद वो मौत की दस्तक दे रही हो और ये खंजर उन्हीं में से एक है। जब ये खंजर इस खोल से बाहर निकलेगा, इसकी प्यास तभी बुझेगी जब ये किसी का खून चखे। हम तो इंसान हैं, एक दिन मर जाए, मगर हमारे बदले की आग खंजर में हमेशा अमर रहे। सर ये खंजर रख दीजिए। अबे जी, आपकी इस कहानी पे एक अच्छी खासी हॉरर फिल्म बन सकती है और उसका नाम होगा प्यासा खंजर। आप हंस रहे हैं सर? आप जानते नहीं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मुझे कल सुबह पंडित जी को बुलवाकर यह पूजा करवानी होगी कि आपने इस खूनी खंजर को नींद से जगा दिया। इसे दोबारा सुलवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, कल सुबह सुला दीजिएगा। अभी चलते हैं और भी बहुत कुछ देखें। चलिए आइए। अंशुमान, खाना खा लो यार। भैया बस 10 मिनट में आ रहा हूं। अरे क्या 10 मिनट यार, खा लो ना अभी। कितना लेट खाना खाता है।
अंकल गायब। कौन है? कौन है वहां? काफी गहरा घाव है, शायद खून किसी चाकू या फिर खंजर से किया गया लगता है। आप इनके छोटे भाई हैं? जी हाँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैंने ही आपको फोन किया है। मेरा नाम अंशुमन है। जब धर्मवीर सिंह जी ने आपके भाई का खून किया उस वक्त आप कहाँ थे? जी मैं ऊपर छत पे था। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। फिर एकदम से भैया की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और फिर क्या? फिर मैं भागा, नीचे आया और देखा कि भैया यहाँ खून से लथपथ पड़े हैं और इनके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं था। किस हथियार से खून किया आपने? तलवार से या खंजर? सर पूरे घर की तलाशी ले ली, हर जगह, पर कहीं कोई हथियार नहीं मिला। धर्मवीर सिंह जी, आप होंगे राजघराने से, लेकिन इस वक्त आप केवल एक संदिग्ध हैं। बेहतर यही होगा कि हमारे सवालों का जवाब दें। हथियार कहाँ छुपाया आपने? तुम जब आए उस वक्त इनके हाथ में हथियार था? नहीं सर, इनके हाथ में हथियार नहीं था, लेकिन इनके हाथ खून से रंगे हुए थे सर। देखिए। घर से बाहर तो कोई निकला नहीं, तो हथियार इधर ही कहीं होगा। एक काम करो। जी सर। पूरे घर की फिर से तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। धर्मवीर जी, कहीं आपके साथ कोई दूसरा आदमी तो नहीं था ना जुर्म के वक्त, जो हथियार लेकर रफू चक्कर हो गया? देखिए, अगर आपको लगता है कि हथियार नहीं मिलने से आप बच जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। इन्होंने तो मौन व्रत धारण कर लिया है। चलिए इतना ही बता दीजिए कि खून क्यों किया आपने? हम सिर्फ इतना जानते हैं इंस्पेक्टर कि यह खून हमने नहीं किया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। 6 बजे की फ्लाइट बहुत जल्दी हो जाएगी नहीं? सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं। हाँ? किधर बॉस? वाह, गोवा। वाओ, क्या बात है, सॉलिड बॉस। मैंने सोचा अभी कोई केस भी नहीं है तो थोड़ा घूम आते हैं। कुछ दिन बीच पर आराम करेंगे, थोड़ा चैन की नींद सोएंगे। सर आई लव गोवा एंड आई लव सी फूड। अपुन भी। तुझे गोवा के बारे में बड़ा पता है? अरे बॉस, वरुमाई छोड़ो, अपुना हर साल अक्का न्यू ईयर पे अपुन उधर ही रहता अपने दोस्तों लोग के साथ। एकदम बड़ा मजा आता, एकदम सॉलिड। भाग्यशाली है तो। मुझे तो याद भी नहीं अंतिम बार मैंने न्यू ईयर कब मनाया था। क्या बात करे बॉस? बचपन के दोस्त का फोन है जयपुर से। साहिल, क्या हाल है? तू तो याद ही नहीं करता आजकल। क्या बात कर रहा है? अच्छा, क्या नाम है तेरे चचेरे भाई का? धर्मवीर। तू चिंता मत कर, मैं आता हूं, लड़ूंगा उसका केस में। हाँ चल, सी यू। अभी गोवा दूर है बॉस। कोई बात नहीं, गोवा की मच्छी करी ना सही, जयपुर की दाल बाटी तो चलेगी। क्यों? सर मुझे दाल बाटी भी पसंद। भूखड़ है आदमी वरुण भाई। चलो तैयारी करो।
जी नहीं केडी साहब, ये खून मैंने नहीं किया है। मैं तो आयुष्मान जी के पास ये दरख्वास्त लेकर पहुंचा था कि हमारे बुजुर्गों के इस महल को आम लोगों की नुमाइश का अड्डा ना बनने दें। तो आप नहीं चाहते थे कि वहां म्यूजियम बने? हम क्या, हमारे खानदान में कोई भी राजा ये बात नहीं चाहेगा। ये बात सोचकर भी हमारे बुजुर्गों की रूह कांप जाती होगी कि उनकी बनाई हुई चीज पर, उनके बनाए हुए उन आलीशान महलों पर सरकार तिजारत करे, लोग वहां आए, एक नुमाइश का सा माहौल बना रहे। तो स्पष्ट है कि आयुष्मान ने आपके इस निवेदन को ठुकरा दिया होगा। मेरे लाख समझाने पर भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैंने उन्हें यहां तक भी कहा कि ये महल हमारे जैसे राजाओं की कमाई का आखिरी जरिया है, लेकिन बात उनको तब भी समझ नहीं आई। इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ होगा और फिर परिस्थिति हाथ से निकल गई होगी। केडी साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, माहौल जरूर गरमाया था, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो। The court is called to order. योर ऑनर, केस आईने जैसा साफ है। इसमें दो राय है ही नहीं कि आयुष्मान खन्ना का कत्ल धर्मवीर सिंह बुंदेला ने ही किया। योर ऑनर, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राठौर साहब इन्हें वकालत से अधिक आपकी कुर्सी में रुचि है, तभी तो केस के आरंभ होने से पहले ही निर्णय सुना रहे हैं। मिस्टर राजवीर, खूनी कौन है और कौन नहीं, ये फैसला आप मुझ पर छोड़ दें तो बेहतर होगा। प्लीज कॉल योर फर्स्ट विटनेस। सॉरी ऑनर, परसों ठंडी आइसक्रीम हो गई, इसलिए। आइसक्रीम तो ठंडी ही होती है, मतलब मेरे सामान्य ज्ञान के अनुसार। जरा गर्म कीजिए, सुनवाई को, अपने गवाह को बुलाएं। मैं आयुष्मान खन्ना के छोटे भाई अंशुमन खन्ना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अंशुमन जी, 14 तारीख की रात को आयुष्मान खन्ना का कत्ल मिस्टर धर्मवीर सिंह ने किया तो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ओह, आई एम सॉरी, आई विल रिफ्रेश। अंशुमन जी, 14 तारीख की रात को जब आपके भाई साहब का कत्ल हुआ तो आप कहाँ थे? जी, हमारे घर में मोबाइल की नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बाहर बालकनी में अपने दोस्त से बात कर रहा था। हाँ कपिल, बोल यार। अरे नहीं यार, कुछ नहीं, बस नेटवर्क की प्रॉब्लम है यार। फिर क्या हुआ? फिर अचानक से घंटी बजी। इस वक्त कौन आ गया? जी कहिए। बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ। इट्स ओके, आपकी तारीफ। हम धर्मवीर सिंह बुंदेला है। आपकी सरकार जिस महल को म्यूजियम में तब्दील करके उसे जनता की नुमाइश का अड्डा बनाना चाहती है, हम उसके मालिक हैं। ओह, आइए आइए, अंदर आइए, प्लीज कम। और बताइए धर्मवीर जी, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? आप तकल्लुफ मत कीजिएगा। हम यहाँ अपने महल के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। बातों बातों में मैं अपने छोटे भाई से तो आपको मिलवाना ही भूल गया। यह है अंशुमन, मेरा छोटा भाई। हम आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? धर्मवीर जी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है और हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। आप इसके सामने बात कर सकते हैं। इट्स ओके भैया, आप लोग कैरी ऑन कीजिए। वैसे भी मुझे कपिल से बात करनी है, तो मैं ऊपर जाके बात करता हूँ। ठीक है। हाँ कपिल, एक मिनट यार, नेटवर्क का ये बड़ा। हेलो, हाँ कपिल, बोल यार। मतलब कि इस तरह धर्मवीर जी ने आपको उस कमरे से बाहर भेज दिया ताकि वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सके। हाँ? जब आप बैल्कनी में दोबारा गए फिर क्या? मुझे भैया और धर्मवीर के झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। फिर एकदम से अचानक मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ।
मार डाला, तूने मेरे भैया को मार डाला, तुमने। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, सर आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मेरे भाई का खून हो गया सर। आप एड्रेस नोट करिए सर, कातिल मेरे सामने है सर, आप जल्दी से आ जाइए सर। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जिस वक्त आयुष्मान खन्ना का कत्ल हुआ उस वक्त कमरे में सिर्फ और सिर्फ धर्मवीर सिंह बुंदेला ही थे। मैटर इज एब्सोल्युटली क्लियर कि कातिल मिस्टर बुंदेला ही है। अरे राठौर साहब रुकिए ना, मैं जानता हूं आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप घर जाना चाहते हैं, लेकिन निर्णय से पहले मुझे भी तो जरा प्रश्नोत्तर करने का अवसर दीजिए, आपको आपत्ति ना हो तो। नो नो, अब बैठिए जरा। वो अंशुमन जी, आपने कहा कि आप छत पर खड़े हुए थे, बालकनी पर। जी। वहां से आपने अपने भाई साहब और धर्मवीर के बीच जो विवाद हो रहा था उसे सुना, तो ठीक से सुना आपने? क्या चल रहा था दोनों में? जी कुछ कुछ नहीं, देखिए ये कुछ कुछ जो शब्द है वो कुछ कुछ होता है जैसे चलचित्रों के शीर्षक में ही अच्छा लगता है। ये अदालत है, यहाँ कुछ कुछ नहीं, पूरा पूरा चलता है। तो पूरा पूरा बताइए, क्या आपने सुना था, नहीं सुना था, क्या हुआ था? जी मैं फोन पर था, मुझे सिर्फ भैया धर्मवीर के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन झगड़ा किस बात पे हो रहा था मुझे बिल्कुल पता नहीं है। मतलब आवाजें सुनी, शब्द क्या बोले जा रहे थे वो नहीं सुना आपने। जो भी हो, तो कितने समय तक ये विवाद चल रहा था दोनों के बीच? यही कुछ 10 से 12 मिनट तक। अच्छा 10-12 मिनट ही। बहुत प्यारी घड़ी पहनी है आपने, महंगी भी लग रही है, अवश्य स्विस मेड होगी, है ना? जी, ये मुझे मेरे भैया ने दी थी मेरी पिछले बर्थडे पे। तो उस दिन जब आप बालकनी में खड़े खड़े इनके बीच होते हुए तर्क वितर्क को सुन रहे थे, उस समय भी आपने ये घड़ी पहनी थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस केस से अंशुमन की घड़ी का क्या वास्ता? योर ऑनर, जब इन्होंने इतने विश्वास से कहा कि ये 12 मिनट तक ऊपर छत पर खड़े थे, मैं केवल इतना जानने का प्रयास कर रहा हूं कि इन्होंने अनुमान से कहा था, ये घड़ी देखकर कहा था। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यूं ही कह रहे हैं या घड़ी पहनी थी, बताइए। जी मैंने घड़ी पहनी थी। घड़ी पहनी थी आपने? जी, करीबन 9 बजे मैं बालकनी में गया और 9:15 में मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी और मैं तुरंत भागा। अच्छा, मतलब ये चीख सुनकर आप तुरंत बालकनी से नीचे आ गए। तो बालकनी से नीचे आने में कितना समय लगा होगा आपको? जी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे मैंने चीख सुनी मैं वैसे ही भागा। नहीं मतलब अनुमान से बताइए, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड। 10 सेकंड लगे आपको नीचे। तो अब 10 सेकंड में नीचे आए और क्या देखा आपने? मेरे मुवक्किल के हाथों में कोई हथियार था? जी नहीं। अरे तो धर्मवीर ने वो हथियार छुपा दिया होगा ना? हथियार छिपा दिया 10 सेकंड में? एक काम करिए राठौर साहब, मैं आपको ये पेंसिल देता हूँ, आप 10 सेकंड में से छुपाइए, पकड़िए, चलिए गिनती शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राठौर साहब, आप 10 सेकंड में एक पेंसिल नहीं छिपा पाए और आप चाहते हैं कि हम इस बात को मान ले कि मेरे मुवक्किल ने हत्या करने के पश्चात 10 सेकंड में इतनी सुंदरता से उस चाकू को छिपाया कि पुलिस को घटनास्थल से वो चाकू प्राप्त ही नहीं हुआ। योनर, वहां कोई खुफिया दरवाजा होगा, खुफिया कमरा होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप भी जानते हैं कि पहली बार मेरे मुवक्किल वहां गए थे आयुष्मान के घर। इन्हें कैसे पता चलेगा उनके घर में कहाँ खुफिया दरवाजा है, कहाँ खुफिया कमरा है? भाई तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई खुफिया कमरा है, कोई खुफिया दरवाजा है? जी नहीं। नहीं है योर ऑनर, नो मोर क्वेश्चंस। मिस्टर राजवीर, आपको अंशुमन से कुछ और सवाल पूछने? योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो बस अब मैं धर्मवीर जी से एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। धर्मवीर जी,
एक सीधा सीधा सवाल है, आपने आयुष्मान का कत्ल क्यों किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। राठौर साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक मेरे मौकिल पर लगा हुआ आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, आप अपने शब्दों का चुनाव जरा सोच विचार कर कीजिए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर राजवीर, आप मिस्टर धर्मवीर से उतना ही पूछिए जितनी जरूरत है, उनको उकसाइए नहीं। धन्यवाद योर ऑनर। वकालत की किताब तो आपने पढ़ी ही होगी, जिसमें लिखा है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता हर संदिग्ध निर्दोष होता है। पाठक जी, मैंने पढ़ा भी है और समझा भी है। फिलहाल तो मैं इनसे यह समझना चाहता हूँ कि ये आयुष्मान के घर गए क्यों थे? हम आयुष्मान जी से दरख्वास्त करने के लिए गए थे। आयुष्मान जी, वो जो हमारा महल है, हमारे बुजुर्गों की निशानी है, हमारा गौरव है, और हम चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से सरकार के अधीन ना हो और एक म्यूजियम में तब्दील ना हो जाए। I'm sorry, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो महल हम राजाओं की धरोहर है, खानदान की धरोहर है। वो महल सिर्फ आपके खानदान की धरोहर ही नहीं, बल्कि पूरे देश की धरोहर है। एक हेरिटेज साइट है, और सबसे बड़ी बात इस देश के टूरिस्टों और अन्य नागरिकों के लिए एक ज्ञान का भंडार है। और सबसे बड़ी बात धर्मवीर जी, आपने उस महल की देखरेख, उसका रख रखाव ठीक ढंग से किया ही नहीं। वो हमारा महल है, हम उसे जैसे चाहे रखें। सरकार कौन होती है दखलंदाजी देने वाली? आप एक बात भूल रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। आपके राजघराने का शासनकाल खत्म हो चुका है। और हाँ, इसके बावजूद भी आपको कुछ करना है तो आप सरकारी दफ्तर जाएं और जाकर वहां पर अर्जी दें। देखिए, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो महल ही हमारी कमाई का एकमात्र जरिया है। आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इसमें मैं आपकी ये आवाज कैसी है? जंजीर की आवाज है। कोई अंदर है क्या? जी नहीं, आप रुकिए, मैं देख कर आता हूं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस घर में आप तीनों के अलावा एक चौथा व्यक्ति भी था, जो कि कमरे में अंदर छुपा हुआ था? हाँ। आप प्लीज लेखक कभी मत बनिएगा, क्योंकि आप कहानियां बहुत ही खराब सुनाते हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो ये प्रूव करे कि वहां कोई चौथा व्यक्ति था। और एक ही दरवाजा था, तो आप किस बना पर कह सकते हैं कि खूनी कोई और था? योर ऑनर, उस समय अंशुमान घर पर ही था। हो सकता है कि ये कत्ल इसी ने किया हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो मेरा भाई ही नहीं, मेरे लिए भगवान था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसी की वजह से हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर अंशुमन, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, बैठ जाइए। बुंदेला साहब, आपने खुद कहा कि अंशुमन बालकनी में था, तो एक ही वक्त एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? प्रोसिक्यूटर साहब, मगर ये भी मगर कुछ नहीं। योर ऑनर, मेरे पास ऐसे सबूत हैं। ये अंशुमन के फोन रिकॉर्ड्स हैं, जो कि कहते हैं कि जिस वक्त आयुष्मान का मर्डर हुआ वो फोन पर था। मैंने आज तक ऐसा कभी कोई केस नहीं देखा कि एक आदमी फोन पर हो और मर्डर कर रहा हो। ये मल्टीटास्किंग तो मुझे इम्पॉसिबल लगती है। योर ऑनर, सिंपल केस है। आयुष्मान ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए इन्होंने आयुष्मान का कत्ल कर दिया। और हथियार कहां गया? पाठक जी, हथियार कहकर और उसकी आड़ लेकर आप एक खूनी को बचा नहीं सकते। योर ऑनर, जैसा कि मेरे मुवक्किल ने कहा, संभावना है कि वहां कोई चौथा व्यक्ति रहा हो और हत्या करने के पश्चात वो हथियार को अपने साथ ले गया हो। अगर कोई चौथा आदमी होता तो उंगलियों के निशान नहीं मिलते पुलिस को क्या? हाँ, तो हत्या करते समय दस्ताने भी तो पहने जा सकते हैं। योर ऑनर, पाठक साहब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है। लेकिन मेरे पास फैक्ट्स हैं, यह साबित करने के लिए कि आयुष्मान खन्ना के मर्डर के लिए एक ही आदमी के पास मोटिव था, और वो आदमी है
मिस्टर बुंदेला, अपना महल बचाने के लिए इन्होंने हाथ पैर मारे, हाई कोर्ट तक गए। और यही बात साबित करने के लिए मैं चीफ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर व्यास को बुलवाना चाहूंगा। इजाजत है। शेखर जी, आप मिस्टर धर्मवीर को कब से जानते हैं? यही कोई पिछले 2 साल से, जब मैं अपने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से इनके महल में कुछ रिसर्च के लिए गया था। जब मैं खुदाई कर रहा था, उस खुदाई के दौरान एक पुराना मंदिर मिला। तो आपका रिश्ता उनसे हलो हाय वाला है या कुछ दोस्ती खास है? देखिए, अब वक्त गुजरते गुजरते हम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अच्छी खासी दोस्ती मतलब आपने एक दूसरे के सुख दुख भी बांटे होंगे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो कभी ऐसा हुआ है कि बुंदेला साहब ने अपने दुखों के बारे में आपसे कुछ कहा? जी, एक ही बात थी जो इनके दिल में कांटा बरकर चुभ रही थी, और वो ये थी कि इनके महल का म्यूजियम में तब्दील होना। तो आखिरी बार इस टॉपिक पर आपकी बात उनसे कब हुई थी? पिछले हफ्ते इन्होंने फोन किया था मुझे। शेखर जी, मैं आपसे फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे इस महल को आप म्यूजियम में तब्दील होने से बचाइए। हम अपने बुजुर्गों को ऊपर जाकर मुंह कैसे दिखाएंगे? देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। शेखर जी, ये महल तो हम बचा ही लेंगे, चाहे इसके लिए हमें साम दाम दंड भेद में से कोई भी नीति क्यों ना अपनानी पड़े, हम अपनाएंगे। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन क्या? पैसे चाहिए? हम पैसा पानी की तरह से बहा देंगे। आपको जिसका मुंह बंद करना है नोटों से, उसका कीजिए शेखर जी, और किसी तरह से इस प्रपोजल को कैंसिल करवाइए। अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। दुनिया तमाशा देखेगी। भाई साहब, इस महल को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, और इसको बचाने के लिए हम भी अपना लहू देंगे। मरेंगे या मार डालेंगे। योर ऑनर, सुना आपने? मारेंगे या मर जाएंगे, यही सोच है इस आदमी की, और इसने यही किया। आयुष्मान खन्ना को मार डाला। योर ऑनर, हम मानते हैं कि हमने ऐसा कहा था। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर अमल भी करे। यानी कि आपको आपके गुस्से पर काबू नहीं है, और इसी गुस्से की वजह से आपने एक मर्डर भी कर दिया। अगर हमें गुस्से पर काबू नहीं होता तो आप यहाँ इतनी बदतमीजी करने के बाद भी सही सलामत नहीं खड़े रहते। धमकी? तो अपने महल को खोने के गम में ना जाने कितने लोगों को मार डाले। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। राठौर साहब मेरे मुवक्किल पर बिना किसी कारण व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा अदालत से इन्हें चेतावनी दी जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर राजवीर, आप मिस्टर धर्मवीर से उतना ही पूछिए जितनी जरूरत है, उनको उकसाइए नहीं। अब मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट सवाल करूंगा और आप उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगे। अगर वहां चौथा शख्स था तो वो बाहर कैसे आया? क्योंकि उस घर में एक ही दरवाजा था, उस हॉल में जहां आप खड़े हुए। हमें नहीं पता। धर्मवीर साहब, हमें नहीं पता से काम नहीं चलेगा। ये मर्डर केस है। अगर आपने अपना बचाव ठीक से नहीं किया तो फांसी हो सकती है आपको। योर ऑनर, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। इस खून से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये बात अगर सच है कि उस जगह पे कोई चौथा आदमी मौजूद नहीं था, तो ये खून उसी शापित खंजर ने किया है। जो न जाने कितने सालों से अनगिनत लोगों की जान ले रहा है। क्या कहा आपने? शापित खंजर? जी हाँ, 100 साल पुराना शापित खंजर है वो। पिछले 50 सालों में न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है। ये खंजर कुंवर राज सिंह जी का था। वो अपने इस खंजर से ऐसे ही प्यार करते थे जैसे कोई अपनी प्रेमिका को प्यार करता है। दिन रात उसी खंजर को देखते रहते थे। लेकिन 13 जून 1910 को कुछ ऐसा हुआ
कुंवर साहब अपने घर में सो रहे थे और उन्हीं के एक दोस्त ने उनका खंजर चुरा कर उन्हीं की छाती में घोंप दिया। कुंवर साहब तो नींद में ही खत्म हो गए, लेकिन उनकी आत्मा ने उस प्यारे खंजर का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज भी कुंवर साहब की आत्मा उस खंजर से जुड़ी है। जो भी उस खंजर को खोल से निकालने की कोशिश करता है, वो शापित खंजर उसकी जान ले लेता है। यार, दिस इज वेरी फनी। बचाव के लिए इनके पास और कोई स्टोरी नहीं बची तो भूत प्रेत की कहानी सुनाने लगे। ये कहानी नहीं, हकीकत है प्रोसिक्यूटर साहब। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप ये बात अभय से पूछ सकते हैं। अभी अभय कौन है? अभय हमारे महल का केयरटेकर है। लगता तो नहीं कि आपके महल की कोई केयर कर रहा है, नहीं तो वो म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं होता। योर ऑनर, मैं मिस्टर अभय को कटघरे में बुलवाना चाहूंगा। इजाजत है। तो मिस्टर अभय, कहीं आप भी हमें मिस्टर धर्मवीर वाली डरावनी कहानियां तो नहीं सुनाएंगे? जज साहब, ये कहानी नहीं सच है। जो भी आदमी उस खंजर को खोल से निकालता है उसकी मौत निश्चित है, और ये गलती आयुष्मान जी ने भी की थी। अरे सर, ये सर क्या कहा आपने सर? शापित खंजर है सर, शापित। अरे आप तो ऐसे घबरा रहे जैसे इस खंजर से मैं आपका गला काट दूंगा। सर ये मजाक की बात नहीं सर। मैं तो उन्हें श्राप से मुक्त करवाने के लिए अगले दिन सुबह हवन कराने वाला था कि उसी रात उनकी मौत हो गई। तो इसका मतलब अगर आपने सुबह उनका हवन करा लिया होता, पूजा करा ली होती, तो आयुष्मान की मौत नहीं होती? जी नहीं। योर ऑनर, आई एम शॉक्ड कि आज के जमाने में इतना अंधविश्वास। वकील साहब, ये अंधविश्वास नहीं, इसका सबूत है मेरे पास। अच्छा, कैसा सबूत? दरअसल वकील साहब, कुछ साल पहले हमारे महल में एक लड़की पंजाब से आई थी। मेघना नाम था उसका। वो भी उस खंजर से वैसे आकर्षित हुई थी जैसे आयुष्मान हुए थे। और जज साहब, उस केस में कोई भी हथियार नहीं मिला था। अभय जी, आप ये कह रहे हैं कि आपका खूनी खंजर आपके महल से पंजाब गया, वहां उस लड़की का खून किया और वापस आपके महल में आ गया, और ये बात आप चाहते हैं कि हम यकीन करें? देखिए वकील साहब, आप मेरी बात पर यकीन करें ना करें, जो मैंने देखा है, सुना है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। यही बात महल के कई लोगों ने भी देखी और सुनी है। योर ऑनर, मिस्टर अभय ये बेतुकी बातें करके अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपना दूसरा गवाह बुलाऊं। एक मिनट रुकिए जरा। आपको आपत्ति ना हो तो एक आध प्रश्न मैं भी पूछ लेता। लगता है आपको डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है। दो चार आप भी सुन लीजिए। राठौर साहब, क्या कहानी है और क्या वास्तविकता, ये निर्णय न्यायाधीश महोदय को करने दीजिए। अभय जी, जिस समय आयुष्मान जी की हत्या, अगले दिन मैं स्टोर रूम पे ये देखने के लिए गया कि खंजर वहां पर है कि नहीं। खंजर वहीं पे था। मिस्टर अभय, उस खंजर पर आपको आयुष्मान के खून के धब्बे मिले कि नहीं मिले? जी, निशान बिल्कुल नहीं थे। वेरी इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, इनका ऑटोमेटिक खूनी खंजर खून करता है, वापस महल में आता है और अपने आप को धो धा के सेटल हो जाता है। काश ऐसा खंजर मेरे पास होता, मैं उस पर बैठता और उड़कर स्विट्जरलैंड चला जाता। नाक बह रहा है आपका, स्विट्जरलैंड जाएंगे तो कुल्फी जम जाएगी नाक में। एनीवे, तो पाठक साहब, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? खूनी खंजर, इन सब चीजों में आप बिलीव करते हैं? योर ऑनर, मैं जानता हूं कि ऐसे अंधविश्वास में मानना ये वैज्ञानिक भी है और उचित त्रुटि भी नहीं, किंतु योर ऑनर, संभावना तो है कि कोई चौथा उस कक्ष में रहा हो
जिसने उसी खंजर का उपयोग किया हो हत्या करने के लिए। योर ऑनर, मैं इस बात की छानबीन करने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूँ। अगली सुनवाई होगी ठीक 1 हफ्ते बाद, यानी 22 तारीख को सुबह 11 बजे। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाठक जी। जी। एक फ्रेंडली एडवाइस दूं? हाँ हाथी जी। आप इस केस से अपना नाम विड्रॉ कर लीजिए। क्या है, आज तक आप कभी भी कोई केस हारे नहीं है, लेकिन ये केस आप हारने वाले हैं। मैं भी आपको मित्रता में कुछ देना चाहता हूँ। हाँ श्योर। रिश्वत दे रहे हैं क्या? जी नहीं, ये डॉक्टर सुनीता जाकर अपनी चिकित्सा करवाइए, पैसे भी नहीं लेगी आपसे। बहुत अच्छी डॉक्टर है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगली सुनवाई में आपको ये रुमाल नाक पोंछने के लिए नहीं, आंसू पोंछने के लिए जरूरत पड़ेगी। कम इन। डॉक्टर वशिष्ठ। अरे आओ आओ केडी, क्या बात है, क्या हाल है? काफी फिट लग रहे हो। जिमिंग स्विमिंग काफी जोरों से चल रही लगता है। हाँ डॉक्टर साहब, अब क्या करें, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि व्यायाम करने से न केवल शरीर की तंदुरुस्ती लेकिन मन भी तंदुरुस्त रहता है। और एक तेज दिमाग शातिर वकील का सबसे बड़ा हथियार होता है। और तुम्हें कुछ ऐसी बात बताएं जिससे तुम्हारे पास एक और शातिर हथियार मिल जाए, जिसे कोर्ट में तुम अपनी दलील अच्छी तरह पेश कर सको। यह है आयुष्मान की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसको देखने से लगता है कि उसके छाती के घाव में कुछ केमिकल्स पाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल ब्रास और कॉपर के मेटल पॉलिशिंग में किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ डॉक्टर साहब कि जब हत्या की गई उसके कुछ समय पहले ही उस हथियार को पॉलिश किया गया था। एग्जैक्टली। और कोई विशेष जानकारी उस हथियार के बारे में? देखो केडी, आयुष्मान की छाती का घाव का जो मैंने माप लिया, उसके बाद जो इस तरह का हथियार इस्तेमाल किया गया होगा, एक ऐसा खंजर जो लगभग 10 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी होगी। ऐसी लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच। डॉक्टर साहब, देखना ये है कि आपका ये जो वर्णन है ये उस शाही खंजर पर सही बैठता है या नहीं। सर मगर हम ये करेंगे कैसे? उचित प्रश्न। ये उस महल का नक्शा है, बड़ी चतुराई से इसमें प्रवेश करना है और उस शाही खंजर का पता लगाना है। सर एक आइडिया है। बोल। हेलो। बेड़ू? कौन बेड़ू? भाई साहब, आपने गलत नंबर डाल दिया है। अरे तू बिडू रे, अपुन ने एकदम सही नंबर मिलाया है। अपुन म्यूजियम के डायरेक्टरेट से बोल रहे हैं। पक्या कैसा रे? पक्या? ये कैसा नाम है? तेरे को अपुन का नाम पसंद नहीं आया? अपुन चेंज करे, अपुन अपने आई को बोलेगा, लेकिन बाद में। पहले तो अपुन की बात सुन। मैं बोला ना अपुन कहां से बोल रहा है? म्यूजियम डायरेक्टरेट से। ये म्यूजियम डायरेक्टरेट में डबोई लोग कब से काम करने लगे? खैर, बोलिए। आप सुन, अपुन अपने बच्चे को तेरे पास भेज रहा है, रोकी। वो जर्नलिस्ट है, वो जो तेरे से सवाल पूछे उसका सीधा सीधा जवाब देने का, जो करने को बोले वो करने का। ठीक है। चल चल चल, अब अपुन रखता है। नमस्ते तल, मेरा नाम लॉकी है। मुझे पक्या ने आपके बारे में बताया था। किस अखबार के लिए लिखते हैं आप? सर मैं अखबार के लिए नहीं लिखता, मैं मैगजीन के लिए लिखता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप उसका अगला एडिशन मुझे भेज दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, जिसमें आप इस महल के बारे में लिख रहे हैं। दलूल सर, दलूल। तब मैं वो कॉपी आपको पर्सनली कोरियर करूंगा, ठीक है? तब मैंने आपके इस महल के शापित खंजर के बारे में बहुत सुना है सर। मुझे उसका एक फोटो खींचना है सर, तब हमारे लीडर्स के लिए। नहीं, आप यहाँ किसी की भी फोटो ले लीजिए, लेकिन मैं उस शापित खंजर की फोटो नहीं लेने दूंगा। सर मेरे करियर का सवाल है सर। मेरे एडिटर ने बोला कि अगर मैं शापित खंजर का फोटो खींच कर लाऊंगा तो मेरा प्रमोशन कर देगा। प्लीज सर, मान जाइए ना सर, प्लीज एक अच्छा बार। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? आप उस खंजर को छुएंगे नहीं। तो मैं उस खंजर को हाथ क्यों लगाऊंगा? मुझे तो उसकी फोटो खींचनी है, उसके साथ खेलना थोड़ी ना है। और दूसरी शर्त, उस खंजर को आप खोप से बाहर नहीं निकालेंगे। नहीं सर, मैं उस खंजर को खोप से बाहर नहीं निकालूंगा। मैं जानता हूँ अगर वो खंजर बाहर निकला तो किसी ना किसी का खून बहना तय है। ये तुम्हें कैसे पता?
सर मैंने आपको बोला ना, मैंने उस शापित खंजर के बारे में सुना है। ठीक है, लो फोटो खींच लो। हाँ? शापित खंजर, तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं 1 मिनट में उसकी फोटो खींच लेता। तो थैंक यू सो मच। तो बस तो कैमरा में लेंस लगाने में तो 2 मिनट लगेगा। तो मैं पहली बार शापित खंजर को देख रहा हूँ। सर हो गया, तो हो गया, लग गया। जल्दी खींचो भाई। बस तो मैं 2 मिनट में फोटो खींच लेता हूँ। सर ये फोन बिना कभी भी आ जाता है। सुनो, तो जल्दी फोटो खींचो, मैं भी आ रहा हूँ। और हाँ, तो छूना मत। सर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। सर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। सर नहीं, कौन फोन करता है? रॉन्ग नंबर डायल करता है। सर लॉन्ग नंबर था। सर मेरे को भी बहुत सारे लॉन्ग नंबर आते, खासतौर पे लड़कियों की। फोटो खींच ली? फोटोग्राफ खींच ली। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो भाई आर्टिकल सक्सेस की बुलंदी तक लेके जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी उस खंजर को खोल से निकालने की कोशिश करता है, वो शापित खंजर उसकी जान ले लेता है। और भाई कौन था वो आदमी? नहीं देख सका, लग गया अपन के और भाई। इसका अंदाज तो वही हुआ। सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ वरुण, सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। अब पता चल जाएगा कि हत्या शाही खंजर से हुआ है या नहीं। सर प्लीज शाही वर्ड यूज मत कीजिए। क्यों? सर मुझे शाही पनीर की याद आ जाती है और शेफाली शाही पनीर माइंड ब्लोइंग बनाती है। चल ठीक है, ये केस सुलझते ही मैं तुझे शाही दावत खिलाऊंगा। सर ये देखिए, सर ये है वो जगह जहाँ पर मैंने इस खंजर के डिब्बे को बंद करने के बाद रंगोली का पाउडर रखा था। जरा देख वो पाउडर अभी भी है या नहीं। हाँ सर अभी है। इसका अर्थ ये होता है कि वो डब्बा खुला नहीं, ना ही खंजर बाहर निकला। सर इसका मतलब ये हुआ कि खून शाही खंजर से नहीं, किसी और खंजर से हुआ है। हाँ इस समय लगता तो ऐसा ही है, लेकिन हमें चांस नहीं लेना चाहिए। ये भी संभव है कि हत्यारे ने खंजर निकाला और बाद में अंदर रखने के बाद फिर रंगोली वैसे ही लगा दी। लेकिन सर इस बात को हम कंफर्म कैसे करेंगे? एक ही तरीका है वो, फोरेंसिक डॉक्टर की रिपोर्ट। कुछ समझ में आ रहा है मुझे। ये हत्याएं बहुत ही सोची विचारी षड्यंत्र के तहत की गई। सर आपको पता चला कि खून शाही खंजर से हो रहे हैं या फिर किसी और से? तूने वो पिक्चर देखी सीता और गीता? ऑफ कोर्स सर, देखिए।
और वो दूसरी वाली राम और श्याम? नहीं सर, राम और श्याम नहीं थी। आपने देखी बॉस? सॉलिड पिक्चर एकदम। चालबाज देखी तुमने? चालबाज सर मैंने देखी। देखी बॉस। केस को साइड में रख के आप ये क्या फिल्मों की बातें कर रहे हो बॉस? बात तो सुन, इन तीनों फिल्मों में एक बात विशेष क्या है बताओ? सर डबल रोल। राइट, जुड़वा वाला खेल। बॉस इस केस में डबल रोल किसका है? शाही खंजर का। समझ लो कि जिस हथियार से हत्या की गई है वही शाही खंजर का प्रतिबिंब है। वही लंबाई, वही चौड़ाई। सर डबल रोल मूवीज में भाइयों में बहनों में अब कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिफरेंस जरूर होता है। इसका मतलब यह है कि खंजरों में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। यह है आयुष्मान की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसको देखने से लगता है कि उसके छाती के घाव में कुछ केमिकल्स पाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल ब्रास और कॉपर के मेटल पॉलिशिंग में किया जाता है। अंतर है दोनों में। शाही खंजर वहां बड़े बड़े जंग खा रहा है और जिस हथियार से हत्या की गई वो पॉलिश की गई थी। अगर शाही खंजर से हत्या की गई होती तो अंशुमन के देह में, उसके मृत शरीर में जंग के अंश पाए जाते, लेकिन नहीं। उसके मृत शरीर में फोरेंसिक्स को वो रसायन प्राप्त हुआ है जिससे वो जुड़वा खंजर पॉलिश किया गया था। समझ में आ रही तुझे बात? सर इसका मतलब ये हुआ कि जब शाही खंजर के डुप्लीकेट से खून हो रहा था तो उसी वक्त किसी ने महल से शाही खंजर को गायब कर दिया। समझ गया तू तो। इसी प्रकार से रचा गया है ये अंधविश्वास का खेल। इस केस में दो मुजरिम हैं, एक जो खून कर रहा है और दूसरा वो जो खून होते वक्त शाही खंजर को गायब कर देता है। सर मेरा शक तो अभय पर है, और कोई हो ही नहीं सकता जो शाही खंजर तक पहुंच सके। ना 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 वरुण भाई ना। अरे वो चोमू जैसा बहुत भोला आदमी है, अपन को बहुत डिसेंट आदमी लगता है। क्यों बॉस? अरे बॉस अपन को क्या लगता है मालूम? अपन को लगता है जरूर कोई और है जिसको मालूम है कि उसके ऊपर तो कोई शक करेगा ही नहीं। कि जैसे कुछ काम खराब हुआ इल्जाम किस पे आएगा? अबे पे, उसी ने पंगा लिया है बॉस। जो कोई भी है अब अधिक समय तक बचेगा नहीं। क्या है कि जब कोई पहेली उलझ जाती है उसे सुलझाने के लिए फिर वहीं चले जाना चाहिए जहां से पहेली शुरू हुई थी, अभय का घर। भले ही पिछली बार हमें यहाँ कोई सुराग ना मिला हो, मगर इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब वो कातिल बच नहीं पाएगा। आई होप सो इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इस बार आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो आपने पिछली बार नहीं किया? प्रदीप, ये क्या है? ल्यूमिनॉल। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, ये देखने के लिए कि क्राइम स्पॉट पे कहीं खून के दाग धब्बे वगैरह साफ तो नहीं किए खूनी ने। हाँ, इसके बारे में मैंने एक केस में पढ़ा था। डिटेक्टिव ने इसी स्प्रे का इस्तेमाल करके खूनी को पकड़ा था। अब इस कमरे में जितने भी मेटल के सामान हैं हम उसे अलग करेंगे, फिर उस पर ये स्प्रे छिड़का जाएगा। मेटल का रंग अगर हरा हो जाता है तो समझ लीजिए कि उस पर खून लगा हुआ था। गुरविंदर सिंह सर, सारा सामान इकट्ठा करो। इसका मतलब यह है कि इन दोनों चीजों पर लगा खून कातिल ने साफ किया था। जी हाँ, इस पेंटिंग पे और इस डब्बे के हैंडल पे उड़कर आया होगा आयुष्मान जी का खून। आई होप कि आप लोगों को इस केस में कुछ तो मदद मिलेगी। आई होप सो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कातिल को इतने कम टाइम में इतना सब करने का वक्त कैसे मिला। उसने हथियार गायब किया, खून के छींटे साफ किए और आप लोगों के आने से पहले यहां से फरार भी हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कहीं धर्मवीर जी का दावा सही तो नहीं है?
हो सकता है आयुष्मान जी के भाई अंशुमन ने ही। योर ऑनर, उस समय अंशुमान घर पर ही था। हो सकता है कि ये कत्ल इसी ने किया हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए सर, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैं अपने भाई के खून के सदमे से निकल नहीं पाया हूँ और आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। देखिए, आपको दुख देने की मंशा नहीं थी मेरी। मैं केवल आपके भाई के हत्यारे को पकड़वाना चाहता हूँ, उसे दंड दिलवाना चाहता हूँ। अगर आपके मन को ठेस पहुंची हुई मेरी बातों से तो क्षमा चाहता हूँ। मैं चलता हूँ। चलो सर, आई एम सॉरी सर, मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया था। कोई बात नहीं, किसी अपने को इस प्रकार से खो देने का दर्द मैं समझता हूँ। आप पूछिए सर, आपको जो भी पूछना है। जब तक मैं अपने भाई के कातिल को फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचाता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। पुलिस के अनुसार हत्या स्थल पर, उस कमरे में, उस कक्ष में खून के छींटे पाए गए थे। जी सर। इतना तो स्पष्ट है कि हत्या वहीं हुई थी। तो प्रश्न ये उठता है कि हत्यारा अचानक गया कैसे। मेरा अनुमान है कि वो घर को छोड़कर बाहर तो नहीं गया होगा, घर के अंदर ही कहीं छिपा होगा। सर, खूनी यहाँ कैसे छिप सकता है? संभव तो है, अगर घर के सामान में, जैसे कि अलमारी इत्यादि में जगह हो, तो किसी का छुपना संभव है। सामान में सर? लेकिन सामान में कोई कैसे छिप सकता है सर? छिपना कठिन भी नहीं है। घर के सामान में ये जो संदूक है, इसमें बड़ा सरल है किसी के लिए छिपना। ये बताइए कि घर का सामान तो बहुत पुराना है, तो सर जैसे होता है मरम्मत के लिए हम सामान भेजते हैं, घर का सामान बाहर गया था कहीं? पिछले ही हफ्ते ये पॉलिश के लिए गया था। कहाँ भेजा था? राज फर्नीचर, उसके यहाँ ही गया था। राज फर्नीचर। The court is called to order. केस नंबर 1405 बी, धर्मवीर सिंह वर्सेस अंशुमन खन्ना, हियरिंग 2। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या हुआ, जुकाम नहीं ठीक हुआ आपका? अरे गया था आपके डॉक्टर सुनीता के पास, इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन जुकाम ऐसा है कि नाक छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। कोई बात नहीं, जिस प्रकार से इस केस में लापता हथियार की गुत्थी सुलझ गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी न जाने वाली जुकाम की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। हथियार की गुत्थी सुलझ गई? मतलब हथियार मिल गया आपको? जी जी। तो दिखाइए, कहाँ है? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। इजाजत है। योर ऑनर, ये रहा हथियार। हथियार? ये हथियार है? योर ऑनर, मुझे लगता है कि केस हारने के गम में मेरे दोस्त का मानसिक संतुलन खो गया है और वो भूल गए हैं कि एक कोर्ट रूम है, कोई कॉमेडी का स्टेज नहीं। प्रोसिक्यूटर साहब, सर्वप्रथम तो इस केस का निर्णय जज साहब को करने दीजिए। आप और मैं तो कर नहीं सकते। द्वितीय, ये जो साक्ष्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अदालत में, इसका मजाक न उड़ाए तो अच्छा रहे। कौन सा सबूत, कौन सा हथियार? इस डब्बे और इस पेंटिंग से हुआ है खून। ये तुम क्या कह रहे हो केडी? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक खून तो खंजर से ही हुआ था ना? जी योर ऑनर, और वो खंजर इन्हीं वस्तुओं में छिपा हुआ है। पाठक साहब प्लीज, कभी आप कहते हैं कि खंजर से हुआ है, कभी आप कहते हैं कि इस डब्बे से हुआ है, इस पेंटिंग से हुआ है। Why don't you stick to one thing? आप बार बार अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं? आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ।
योर ऑनर, इसी प्रकार से हत्यारे ने उस कक्ष में पड़े हुए इन वस्तुओं से इस खंजर का इजाद किया। हत्या करने के बाद इसे 4 टुकड़ों में अलग करके वहीं पर पड़ी हुई चीजों में छिपा दिया है। योर ऑनर, ऐसा तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसे आयुष्मान जी के कक्ष में रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान हो। और जहां तक हमें पता है, मेरे मुवक्किल तो वहां प्रथम बार गए थे। इन्हें उस घर का कोई ज्ञान नहीं था। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि ये दोषी नहीं है। ऑब्जेक्शन। पाठक जी मुझे कब से ताने मार मार कर ये कह रहे थे कि मैं जज बनने की कोशिश ना करूं। आप ये खुद ही जजमेंट दे रहे हैं कि धर्मवीर जी बेगुनाह है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पाठक, मान लिया कि खूनी ने हथियार इसी ढंग से छुपाया था जिस तरह से आप बता रहे हैं, पर इसके बावजूद अहम सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। घर में उस वक्त मिस्टर धर्मवीर सिंह बुंदेला के अलावा था ही कौन? कोई तो था योर ऑनर, और जिस चतुराई से उसने हथियार को छिपाया है, स्वयं को भी छिपाया था योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब, आपको धर्मवीर जी क्या पार्ट्स में मिले थे? मतलब पैर गार्डन में और अलमारी में सर और नाक फ्रिज में? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे मुवक्किल पर इस प्रकार से कटाक्ष कसने का इन्हें कोई अधिकार नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। और हाँ, प्रश्न असल हत्यारे के छिपने का योर ऑनर, तो इस प्रश्न का उत्तर तब मिल जाएगा जब अदालत ये जान जाएगी कि वो शाही खंजर कौन वहां से ओझल करता है। आपका मतलब है शाही खंजर को किसी ने गायब किया? जी योर ऑनर, हर हत्या के पहले कोई उस खंजर को वहां से उठाता है और हत्या होने के बाद वहां रख देता है। इसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि हत्या उस शाही खंजर से नहीं हुआ। शाही खंजर का उपयोग किया जा रहा है हम सब लोगों को रास्ता भटकाने के लिए। व्हाट? ये फाइनल, ये भाई बंधु कहां से आ गए? हवेली में ये छुपा छुपी का गेम चल रहा है क्या? मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी बेतुकी बातों पर गौर ना किया जाए। राठौर साहब, धीरज रखिए, संयम बनाए रखिए। इन दो बातों का फल बहुत मीठा होता है, व्यक्ति को सज्जन बना देता है। संभवतः आपको भी। शांत रहिए, शांत रहिए। योर ऑनर, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आदेश दें कि शाही खंजर को अदालत में मंगवाया जाए। अभी तो आपने कहा कि खून शाही खंजर से नहीं हुआ, तो फिर शाही खंजर को यहाँ बुलवाने का क्या तुक? ये भी तो कहा मैंने राठौर साहब कि उस शाही खंजर का उपयोग किया गया है हमारा रास्ता भटकाने के लिए। अब योर ऑनर, शाही खंजर यहाँ आएगा, किस प्रकार से उसका उपयोग किया गया है ये तो वही बताएगा। ठीक है, उस खंजर को तुरंत अदालत में मंगवाने का इंतजाम किया जाए। नहीं जज साहब, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आयुष्मान जी की तो मौत हो चुकी है। अगर इस खंजर को नींद से जगाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये आपकी भी जान ले सकता है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर अभय, आप इस समय कोर्ट में बैठे हैं। माइंड योर वर्ड्स। अदालत में इस तरह के अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक खंजर अदालत में आता है तब तक अदालत लंच ब्रेक के लिए स्थगित की जाती है। दोबारा 3 बजे हम यहां पुनः एकत्रित होंगे। गौतम जी, कुछ मीठा है? मीठा? चॉकलेट, टॉफी? नहीं, कुछ नहीं। राठौर साहब, ये लीजिए, मेरी फेवरेट चॉकलेट। नो नो थैंक्स। अरे ले लीजिए, लड़ाई तो केवल अदालत तक ही सीमित है तो आप मेरे मित्र। थैंक। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं शाही खंजर अदालत में मंगवाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है।
ऐसी गलती मत कीजिए। अब बताइए, मेरे जीवन में शेष कितना समय बचा है? केडी साहब, मेघना और आयुष्मान की मौत 24 घंटे में हो गई थी, पर अब क्या होगा मुझे पता नहीं। The time is up. The court is adjourned for the day. साहब, ये आदमी था क्या भूत था? The court is called to order. योर ऑनर, 24 घंटे बीत चुके हैं और सौभाग्य से मैं अभी स्वस्थ हूँ, किंतु इन 24 घंटों में किसी ने उस खंजर को चुराने का प्रयास किया था। मिस्टर पाठक, आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि किसी ने उस खंजर को चुराने का प्रयास किया था। कारण तो रहा होगा। आपकी आज्ञा हो योर ऑनर, तो मैं राज फर्नीचर वाले राज को बुलाऊं। अनुमति है। राज साहब, आयुष्मान जी की हत्या से कुछ दिन पूर्व ये जो है अभय जी, ये आए थे आपकी दुकान पर। हाँ, आए थे सर। क्या कारण था? क्या क्या चाहिए था इन्हें? कुछ पुराने फर्नीचर की पॉलिशिंग करानी थी इन्हें, और उस फर्नीचर की मॉडिफिकेशन भी करवानी थी। मॉडिफिकेशन अर्थात फेर बदल करना चाहते थे फर्नीचर में? यही फर्नीचर था, देखिए। हाँ सर, यही है। अब न्यायाधीश महोदय को बताइए कि किस प्रकार का फेर बदल करना चाहते थे। इन सब सामान की शेप हल्की सी चेंज करवाई। शेप हल्की सी चेंज, ताकि वो खंजर खोल के वहाँ छुपा सके। खैर, ये बताइए और क्या? इन्होंने मुझे अलमारी में एक खास किस्म की जगह बनाने के लिए कहा था। कैसा स्थान, मतलब क्यों? जरा विस्तार में समझाइए। अलमारी के अंदर एक बड़ी जगह है। बड़ी जगह? जहाँ पे कीमती सामान वगैरह रखा जा सके, गुप्त जगह। अच्छा, गुप्त जगह, तो ताकि कुछ हो वहाँ तो वो जगह दिखाई ना दे। इन्होंने कहा था कि अगर घर में कभी कोई चोरी हो तो चोर की नजर नहीं पड़नी चाहिए अलमारी के उस हिस्से पर। बड़ी जगह थी, मतलब अभय जी स्वयं उसमें फिट आ सकते थे। हाँ? वो काफी बड़ी जगह बनवाई। बड़ी जगह। बैठिए। योर ऑनर, मैं अभय जी को वापस बुलाना चाहूँगा। इजाजत है। अभय जी, अब तो हमने भी सुना, न्यायाधीश महोदय ने भी सुना कि आपने फेरबदल किया फर्नीचर में और अलमारी में, एक विशेष प्रकार की जगह बनाई, आपने स्थान बनाया जिसमें एक व्यक्ति छिप सके। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन मैंने खून नहीं किया। फिर उनके फर्नीचर के साथ फेरबदल करने का कारण? जी, उस दिन भाई अभय, हम आपके शहर में नए आए, यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है, सिनेमा हॉल कहाँ है, हमें कुछ पता ही नहीं। अरे सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप इस गुलाबी नगरी के रंग में ऐसे समा जाएंगे ना सर कि आपको पता नहीं चलेगा। आई होप सो। अच्छा, तुम किसी अच्छे कारपेंटर को जानते हो क्या? मुझे घर का कुछ फर्नीचर पॉलिश करवाना है। अरे सर, छोटे मोटे काम के लिए आपका सेवक हाजिर ना, करवा दोगे? जी सर। लाओ नंबर दो, उसका भी बात कर लेते हैं उससे। अरे सर, ये काम आप मुझ पे छोड़ देना सर। थैंक यू सो मच। अरे सर, थैंक यू क्या बात है। वैसे पॉलिशिंग कब करवानी है आप? कल तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आने के बाद नेक्स्ट वीक। ठीक है सर, लेकिन आप एक काम कीजिए, घर की चाबी आप मुझे दे दीजिए,
जब आप दिल्ली से आएंगे ना सर, तो आपका फर्नीचर एकदम चमाचम मिलेगा आपको। ये बात भी ठीक है। तो कल जाने से पहले मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा। ठीक है सर। सी यू टुमारो। यस। शर्मा नहीं चाहिए आपको। उस व्यक्ति ने आप पर विश्वास किया और आपने उनके विश्वास के साथ घात किया। पहले तो ये फर्नीचर में फेरबदल किया ताकि आप उसमें वो खंजर छिपा सके, और फिर अलमारी में जगह बनाई ताकि छिपकर उनके कक्ष में प्रवेश कर सके, और फिर उनकी हत्या की। ये आवाज कैसी है? जंजीर की आवाज है। कोई अंदर है क्या? जी नहीं, मैं देख कर आता हूँ। नहीं सर, मैं मानता हूं कि मैंने फर्नीचर में गड़बड़ी करवाई थी, लेकिन मैंने आयुष्मान जी का खून नहीं किया। देखिए अभय जी, अब झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। सारे पत्ते आपके खुल चुके हैं। नहीं जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया। सच तो ये है कि आप ही ने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई थी इस शापित खंजर की, क्योंकि आप ही जाते थे वहां स्टोर रूम में, वहां से कीमती सामान चुराते थे, और आप नहीं चाहते थे कि इस बारे में कोई आपसे प्रश्न करे। वकील साहब, मैं मानता हूं मैंने चोरी की, लेकिन मैंने खून नहीं किया। वकील साहब, मैंने खून नहीं किया। आपने हत्या नहीं की तो फिर किसने की हत्या? कौन है हत्यारा? अरे बोलिए, कौन है हत्यारा? माफ करना शेखर जी, अब मैं आपको और नहीं बचा सकता। जो मैंने चोरी की वो शेखर साहब के कहने पे की, मैंने अपने मतलब के लिए नहीं किया। फर्नीचर में गड़बड़ी की वो भी इनके कहने पे की। वकील साहब, ये क्या कह रहे हो अबे? अपने बाप का बोझ मेरे सर पर क्यों डाल रहे हो? आइए, आपके पाप का बोझ जरा हल्का कर देता हूं। शेखर जी, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट और धर्मवीर जी के घनिष्ठ मित्र, अपने मित्र को बचाने के लिए आप अपना अपराध नहीं मानेंगे, जुर्म कबूल नहीं करेंगे? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये अभय झूठ बोल रहा है। नहीं वकील साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस गद्दारी के लिए शेखर साहब मुझे अच्छी कीमत दे चुके हैं। चाहे तो आप मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये मेरे अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपए जमा करवाते थे। 50,000 रुपए माहवारी? अर्थात आपसे भी ले रहे थे माहवारी, और वहाँ पैलेस से भी? जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने खुद मुझसे 50,000 रुपए उधार मांगे थे, ये कहकर कि ये वापस लौटा देगा। इसे किसी जरूरी काम के लिए चाहिए थे। उधार लिए थे? जी, उधार लिए थे आपने? कितने महीनों से मिल रहे थे पैसे? जी पिछले 6 महीने से। 6 महीनों से? 6 महीनों से आप 50,000 रुपये? तो सोचने वाली बात है योर ऑनर कि अगर कोई व्यक्ति किसी से उधार मांगता है तो एक बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, किंतु आप तो 6 महीने से लगातार 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अवश्य कोई विशेष काम रहा होगा। जज साहब, जिंदगी ने हमेशा से ही मेरे साथ अन्याय किया है, कभी भी मेरे साथ न्याय नहीं किया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पिताजी के पास स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं होते थे। मैंने स्कॉलरशिप लेकर किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी की। सुबह अखबार बेचता था और दोपहर में कॉलेज जाता था। जब मुझे पहली नौकरी मिली तो मैंने सोचा कि शायद मेरे भी सुनहरे दिन आएंगे, मेरी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा था जैसा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तकदीर ने मेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ अंधेरे लिखे हैं। काबिलियत मेरी, मेहनत मेरी, और उसका फायदा हुआ किसी और को। हाँ जैसा आयुष्मान को। और बस देखते ही देखते यूं चुटकियों में आयुष्मान को
इस म्यूजियम प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ऑफिसर आयुष्मान को बनाएगा। मैं खड़ा देखता रहा, अपने ही सामने किसी और को अपना हक छीनते हुए मैं देखता रह गया जज साहब, मैं देखता रह गया और मैं कुछ भी न कर सका। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस देश में, भारतवर्ष में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए हर दिन, प्रतिदिन, प्रतिपल संघर्ष होता है। आपकी तरह वो हत्या करने पर उतारू नहीं होते। मेरा खून करने का इरादा नहीं था। मैं तो आयुष्मान के घर किसी भी तरह घुसकर वो महल के कागजात लेने गया था ताकि मैं 420 करके महल के कुछ हिस्से को प्राइवेट बिल्डर को बेच सकूं और मुझे मेरा हक मिल जाएगा और आयुष्मान के दामन पर दाग लग जाएगा। इसलिए गया था मैं। तो कागज चुरा के चले जाते, भैया की जान क्यों ली? मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, मैं तो वहां गया ही नहीं था। हाँ जज साहब, मैं वहां नहीं गया। झूठ बोल रहे हैं आप शेखर जी। उस दिन आप ही आयुष्मान के घर गए थे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो महल ही हमारी कमाई का एकमात्र जरिया है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इसमें मैं आपकी ये आवाज कैसी है? कोई अंदर है क्या? जी नहीं, मैं देख कर आता हूँ। कौन है? कौन है? नहीं, ये झूठ है जज साहब। मैं उस दिन आयुष्मान के घर नहीं गया। मेरे साले की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया था। अच्छा, कौन से अस्पताल? गुड हेल्थ हॉस्पिटल। आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं, मैं सारी रात वहीं पर था। ये भी तो हो सकता है कि आपने डॉक्टर को भी रुपए दिए हो झूठ बोलने के लिए, आपके पक्ष में गवाही देने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज मंगा के देख सकते हैं, मैं सारी रात वहीं था। चलिए, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी मंगा लेंगे। ये मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि आप सच बोल रहे हैं, तो अब आपके अतिरिक्त तो एक ही व्यक्ति जानता था उस अलमारी के अंदर जो जगह, जो स्थान बनाई गई थी किसी के छिपने के लिए, वो अभय जी। देखिए शेखर जी, ये बहुत गलत बात है। आप खुद को बचाने के लिए मेरी बलि दे रहे हैं। कैसी बलि? किसकी बलि? अरे तुम अदालत को साफ साफ पता क्यों नहीं देते कि मैं वहां नहीं था? आप आए थे उस दिन और अलमारी में आपके बैठने से अलमारी इतनी भारी हो गई थी कि मुझे कई मजदूर बनाने पड़े थे। अबे तुम झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें उस दिन फोन भी किया था ये बताने के लिए कि मैं नहीं आ सकता। प्लान कैंसिल हो चुका है। मुझे आपका कोई भी फोन नहीं आया था। केडी साहब, आप चाहे तो मेरे कॉल रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हारा फोन बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी क्या गलती है जज साहब? लेकिन मैं आपको अलमारी में बैठाकर आयुष्मान जी घर पे ले गया था और आप छीके भी थे। छीके थे क्या? जी हाँ, और मैंने आपको मना भी किया था कि आप आवाज मत कीजिए, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। जब मैं अलमारी में बैठा ही नहीं तो ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सारी रात वहीं था। आप चाहें तो वहां का रिकॉर्ड देख सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभय जी, आपने इन्हें वहां अलमारी के अंदर घुसते हुए देखा था? जी नहीं सर, एक्चुअली हमारा ये प्लान था कि मैं शेखर जी की गली में टेम्पो रुकवाऊंगा। आपको कैसे पता कि दबे पांव आए और पीछे बैठ के देखा था या नहीं देखा था? जी नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था।
जब इसने मुझे अलमारी में बैठते हुए देखा ही नहीं तो ये मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकता है? शेखर जी, आपके अलावा और कौन जानता था कि अलमारी में छिपने की जगह है? तो क्या ये फर्नीचर बना के बैठेगा क्या? एक बात बताइए, आपके और अभय जी के अतिरिक्त उस अलमारी के बारे में और कोई जानता था? नहीं, किसी को नहीं पता है। याद करिए, अगर किसी और को बताई होगी बात। हाँ हाँ शेखर जी, याद कीजिए, अच्छी तरह याद कीजिए, बहुत समय है हमारे पास। याद आया, मैंने उस दिन अभय को फोन किया था। जब अभय का फोन नहीं लगा तो मैंने करणवीर से रिक्वेस्ट की कि वो अभय से मिले और उसको कहे कि हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है। किससे? करणवीर से। मैं सोच ही रहा था करणवीर साहब के आपका नंबर कब आया। आ गया, कृपया कश करेंगे। शेखर जी का संदेशा आपने दे दिया था, अभय जी को बोल दिया था ना, जो आपको फोन पर बोला गया था। नहीं सर, अब शेखर जी का ऐसा कोई फोन नहीं आया था मुझे। क्या बात कर रहे हो? करणवीर, आप भी मुझे फंसाना चाहते हैं? शेखर जी, मैं आपको क्यों फंसाऊंगा? मैं तो वही बता रहा हूँ जो सच है। मैंने आपको उस दिन फोन किया था और संदेश भी दिया था ना। ये क्या चल रहा है? फोन किया था, फोन आया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये तो अब नई तकनीक है। आपके मोबाइल फोन में तो कॉल लॉग तो होगा ही, और अगर आपकी अनुमति हो तो इनका फोन जरा मैं देख लूं। इजाजत है। हाँ, ये देखिए, ये आप ही का नंबर है? जी। हाँ, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था। पता नहीं, मैं आजकल बहुत कुछ भूल जाता हूँ। पता नहीं क्या हो गया मेरी याददाश्त को। एक्चुअली इसीलिए मैं अभय को भी बताना भूल गया। सॉरी अभय, सॉरी शेखर जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही वहाँ अंदर अलमारी के अंदर? क्या कह रहे हैं आप? कौन सी अलमारी? शेखर ने मुझे किसी भी अलमारी के बारे में नहीं बताया। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि प्लान कैंसिल। अब क्या प्लान था वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, और इनको प्लान के बारे में कैसे पता होगा? प्लान तो सिर्फ धर्मवीर को ही पता होगा, या तो अभय के थ्रू या फिर शेखर के थ्रू। नहीं, अगर धर्मवीर को इस योजना के बारे में ज्ञान होता तो ये वहां से भाग जाता ना, पुलिस के आने तक वहीं खड़ा नहीं रहता। और वैसे इस योजना के बारे में तो कर्मवीर भी जानते थे। क्यों, आप जानते थे ना? ये सब बकवास है, झूठ है, ये मुझे फंसाने की साजिश है। राजवीर जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं निर्दोष हूं। अब वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वैसे आप बच गए थे। उस दिन आपका जीवन बच गया था जब पुलिस ने गोली चलाई थी। पुलिस की गोलियां? पुलिस ने गोलियां चलाई थी ना आप पर, 2। जब आप ये खंजर चुराने का प्रयास कर रहे थे, भूल गए आप? मैं करूंगा चोरी, और वो भी पुलिस स्टेशन से। सर, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। नहीं, पागल कुत्ते ने नहीं काटा है आपको। आप बड़े चतुर हैं। आप सबको ये आभास देने का प्रयास कर रहे थे कि कोई चुड़ैल है, कोई भूत प्रेत है जो खंजर चुराने का प्रयास कर रहा है। तो हो सकता है ये काम किसी भूत प्रेत या आत्मा ने किया। कैसे हो सकता है? क्योंकि भूत प्रेत इत्यादि तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनते नहीं। बुलेट प्रूफ जैकेट? जी, इन्होंने पहना था जब पुलिस ने इन पर गोली चलाई थी। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे पास कोई भी बुलेट प्रूफ जैकेट है ही नहीं। हाँ, नहीं है आपके पास, मतलब था। अब वो जैकेट हमारे पास है। योर ऑनर, इनके बारे में मैं अदालत को कुछ बताना चाहूंगा। ये राजनीति में पूरी तरह से घुसे हुए हैं। पिछले असेंबली के चुनाव में इन पर जानलेवा हमला भी हुआ था। इन्हें जान से मार देने की धमकियां मिली थीं, और ये महल से बाहर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने निकलते ही नहीं। वो जैकेट योर ऑनर अभी आपके आगे हो तो मंगवाओ। इजाजत है। वरुण। योर ऑनर,
ये रही वो बुलेट प्रूफ जैकेट और ये रिपोर्ट। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के अनुसार इनके बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 स्लग्स पाए गए हैं। 0.4 कैलिबर के। और इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि पुलिस ने इन पर इसी कैलिबर की 2 गोलियां चलाई थी। अब बताइए। इस तरह आप मेरे घर में घुस नहीं सकते, और वो भी बिना सर्च वारंट के। मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा केटी पाठक साहब। पुलिस ने जो गोली चलाई और उसकी रिपोर्ट हमने निकलवाई, अब ये सब संयोग तो हो नहीं सकता। योर ऑनर, इन पर संदेह मुझे उसी समय हो गया था जब वॉचमैन ने मुझे बताया कि आयुष्मान की जिस रात हत्या हुई ये घर पर थे ही नहीं। मुंह खोलिए, बोलने का समय आ गया है। हाँ, ये सच है कि आयुष्मान को मैं नहीं मारा। ऑर्डर ऑर्डर। क्योंकि आयुष्मान को सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकारी चाकरी से मतलब था। हमारे पूर्वजों की हवेली, उनकी आन बान और शान का महत्व नहीं समझ रहा था वो। हमारा खानदानी खून खौल उठा और मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसे गहरी नींद सुला दी। और वो शाही खंजर, उसे कैसे गायब करते थे? वो खंजर कभी अपनी जगह से हिला ही नहीं था। वो तो केवल आंखों का धोखा था। मैंने एक ऐसे ग्लास कवर का इंतजाम किया जिस पर खंजर के खाली स्टैंड वाली 3D तस्वीर हो। जब भी हम उस खंजर के खाली ग्लास कवर को स्टैंड के ऊपर रखते तो सामने वाले को ऐसा लगता कि खंजर गायब हो चुका है। जबकि खंजर योर ऑनर वही था, 3D कवर के नीचे। खून आपने किया करणवीर, और इल्जाम हमारे ऊपर। आप अब तक चुप क्यों थे? भैया, मेरा यकीन कीजिए, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आयुष्मान का छोटा भाई अंशुमन उस समय उनसे मिलने आने वाला है, और आप भी वहां पर मौजूद होंगे। हमें नहीं पता था भैया कि हमारी इस छोटी सी भूल का इतना बड़ा नतीजा होगा, और आप फंस जाएंगे। भूल नहीं, अपराध किया है आपने। इस अपराध का दंड इस अदालत में न्यायाधीश महोदय तो दे देंगे, पर आपका क्या होगा पता नहीं। एक बात बताऊं करणवीर, आज मुझे ये सोचकर बहुत शर्म आ रही है कि आप मेरे छोटे भाई हो। मैंने जो भी किया यही सोच के किया कि परिवार की इज्जत और मर्यादा इसी में। परिवार की इज्जत और भाई की जिंदगी का कुछ भी नहीं। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धर्मवीर सिंह जी बेगुनाह हैं। उन्हें सारे आरोपों से बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन कर्मवीर सिंह को अंशुमन खन्ना की हत्या का दोषी पाया जाता है। लिहाजा ताज़रात हिंद दफा 302 के तहत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। To be hanged till death. The case is closed. राठौर साहब आज्ञा दीजिए। वाह पाठक साहब, ये गुत्थी भी आपने सुलझा दी। अब अगली पहल? अब क्या पहल राठौर साहब, थक गया हूँ। सोच रहा हूँ गोवा जाके छोटी सी कुटिया ले लूं, ब्याह कर लूं, बच्चे कर लूं। वैसे
आपका तो जुकाम ठीक हो गया? अरे हाँ, क्या बात है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।